हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 जो आपका भूगोल है, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो इतिहास है उसका बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इन चारों में से कौन है जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का है काली, या खा है लेटराइट, या फिर गा है पीली, या फिर घा है सीमेंट। देखो, वैसे आपने सुना होगा काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सबका नाम सुना होगा, लाल मिट्टी, वन मृदा, सबका मरुस्थलीय मृदा। लेकिन सीमेंट जो है वो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, मिट्टी का भाग नहीं है, मतलब मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये तो अलग चीज है, इससे तो घर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। वैसे तो मिट्टियों से भी घर बनाया जाता है, लेकिन सीमेंट जो है एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये हमारी काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, राज्य है, उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई, घा है अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, मेन रीजन है, वो क्या है? आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। जब अधिक सिंचाई की जाती है तो फिर जो वहां भूमि जो है ना, भूमि या मिट्टियां उनके साथ बह जाती हैं, तो इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो सिंचाई भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, या कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर का हमारे पास है काली मृदा, खा है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, एंड घा है लेटराइट मृदा। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? आई होप कि आप लोगों को पता होगा। देखो, कपास की खेती के लिए जो है काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, जितना मैं आपको इस चैप्टर में बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आपकी बार भी आएंगे, तो ये सारा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से अजैवीय संसाधन है। अजैवीय संसाधन में से कौन सा है? चारों में से अजैवीय संसाधन। देखो, जैवीय और अजैवीय अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसी चैप्टर में, लेकिन फिर भी आप समझ लो। देखो, अजैवीय और जैवीय पहचानना बहुत ज्यादा आसान है। देखो, जैवीय का मतलब होता है जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन यापन होता है। ठीक है, और अजैवीय का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन यापन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास का ऑप्शन है चट्टाने, खा हमारे पास है पशु, एंड गा हमारे पास है पौधे, एंड घा हमारे पास है मछलियां। ठीक है, तो अगर इसमें से अजैवीय संसाधन देखा जाए तो वो हमारा है चट्टाने। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जीवन यापन नहीं होता है, इसमें कोई मतलब जीवमंडल से इसकी प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो चट्टाने जिस स्थान पर रहेंगे वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या है, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को तैयार ही करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, जितने भी आपके इस चैप्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत में कौन सी या कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, या मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में वैसे बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं, वैसे मैंने लिखा है। देखो, भारत में देखो जलोढ़ मृदा,
जलोढ़ मृदा का नाम सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा जो कि मैंने बताया है कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एंड वन मृदा, ये सारे पाए जाते हैं कहां? भारत में, ठीक है। भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं भारत में पाई जाने वाली मृदाएं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां 3 राज्यों का नाम बताइए। जैसे आपके भारत में 3 राज्यों का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, जहां मतलब काली मृदा पाई जाती है, और इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। वैसे तो मुख्य रूप से मैंने बताया है कि काली मृदा में कपास की खेती की जाती है, या हम लोग जो कपास को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय में भी, जो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, ठीक है। अब आप लोग यहां समझो, जो काली मृदा का रंग काला होता है आप लोगों को पता होगा, इसी के नाम पर ही इसका नाम ये पड़ा है, ठीक है। एंड इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगड़ मृदा भी कहते हैं। ध्यान रखना, यहां एक क्वेश्चन आ गया, रेगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। एंड यह लावा जलक सैलों से बनती है। लावा जनक सैल, देखो लावा जनक सैलों से बनती है, इसीलिए इसका रंग काला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। यह मृदा महाराष्ट्र, 3 राज्य बताना था, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। देखो महाराष्ट्र याद रखना, महाराष्ट्र, मालवा एंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ठीक है। कौन? जो हमारी काली मृदा होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है या उचित समझी जाती है। जो काली मृदा है, काली मृदा जो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और इसे हम लोग काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसको किससे नाम से जानते हैं? इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया, 3 ऐसे राज्य जहां काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जैव और अजैव संसाधन क्या है। जो जैव और अजैव संसाधन होता है उसकी परिभाषा देना है उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना जैव संसाधन। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जैव संसाधन का मतलब होता है, जैव से मतलब होता है जीव, जिसमें जीवन यापन होता है, ठीक है। और अजैव का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन नहीं होता। वैसे मैंने एक बार समझा दिया है, लेकिन अब मैं आप लोगों को लिखकर समझा देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालना जैव संसाधन, लिखना वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनकी प्राप्ति कहां से होती है? जीव मंडल से होती है, ठीक है। जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके मनुष्य हैं, मनुष्य आपका जैव संसाधन है। सभी को पता होगा क्योंकि ये जीवन यापन करते हैं, उनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मनुष्य है। एंड हमारा वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, सारा इसी में आता है, ठीक है, जिसमें जीवन यापन होता है। ऐसे आप लिख सकते हो पशुधन आदि। तो वैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिया, वैसे लिखना 1 ही 2 है, ठीक है। तो ये हमारा जैव संसाधन है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन के बारे में। देखो अजैव संसाधन भी बहुत ज्यादा आसान है। जैसा जैव संसाधन समझ में आ गया तो फिर अजैव संसाधन तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब ये जो संसाधन होते हैं ये निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो बहुत आसान है, निर्जीव जो हो उसको लिख दो। जैसे हमारा चट्टाने हैं वो निर्जीव है, ठीक है। चट्टाने एवं धातुएं
आदि। तो ये हमारा हो गया अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, जितना मैं आपको समझा रहा हूं अगर उतना तैयार कर लोगे तो अगर इस चैप्टर से आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, लिखा हुआ है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, जैसे हमारा भौतिक है, रासायनिक है या फिर यांत्रिक, ठीक है, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः या फिर नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। समझ में आया? मतलब जो हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है वे संसाधन जिन्हें चाहे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, चाहे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग कह सकते हो हमारा सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एंड जल, वन्य आदि। ठीक है, वन्य जीवन कुछ भी लिख सकते हो, वन्य जीव आदि। ठीक है, इन सबको हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं कम समय में। ऐसा नहीं, मतलब चाहे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, चाहे रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधन को उत्पन्न करने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे अनवीकरणीय, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। ये जो संसाधन होते हैं इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। जो खनिज होता है और जीवाश्म ईंधन होता है, इन प्रकार के खनिजों या फिर संसाधनों का उदाहरण है, और इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं तो वैसे आप यहां देख सकते हो आपका जीवाश्म ईंधन लिखा हुआ है ना, खनिज और जीवाश्म ईंधन, ये भी इसी का उदाहरण है। लेकिन अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो वो हमारा पेट्रोल और डीजल भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल। तो ये आपका वही है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल भी इसी का एक उदाहरण है अनवीकरणीय योग्य संसाधन का। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है अगर उसमें हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें क्या कदम उठाना जाना चाहिए। ठीक है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मृदा का कटाव या फिर मृदा के बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। मैं आपको 3 ऐसे तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको अपनाते हो तो पहाड़ी क्षेत्रों पे भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है, रोका जा रहा है। ठीक है, यही अपनाते हैं तरीका। पहला, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति भी घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, मतलब उसके समांतर आपको हल चलाना है। ठीक है, जो समोच्च रेखाएं हैं उसके समानांतर, एक दूसरे के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव की गति भी कम होती है और इसे हम लोग समोच्च जुताई कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि द्वारा
द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? जो पट्टी कृषि के द्वारा मतलब पट्टी बनाकर कृषि करा जाए, ठीक है। जैसे इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। जो फसल होते हैं उनके बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, जो पवन के बल को कमजोर करता है। जो हमारा हवा चलता है उसके बल को कमजोर करता है। जब बल को कमजोर करेगा तो हमारा जो हवा के द्वारा मृदा उड़ जाता है ना, इससे मृदा अपरदन होता है, वो बच जाता है, ठीक है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती में काम लाया जा सकता है, ठीक है। बस यही इतना तो आपको समझना था। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर और भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना आपके लिए बहुत है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं बता देता हूं, वो तैयार कर लेना, ठीक है। इन सब का वीडियो भी आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा एक ही वीडियो में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा देखना, तैयार करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? वैसे तो आपको पता होगा, मैंने मृदा अपरदन का परिभाषा तो वैसे डिक्लेयर करा दिया है। तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। जो मृदा अपरदन के लिए हमारे कारण है उनका वर्णन करना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। ये देखो, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, इन सब का आपको वर्णन करना है डिटेल में। कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, कितना उपजाऊ होती है, बस इतना आपको वर्णन कर देना है। आपको 7 नंबर मिल जाएगा, 6 या 7 नंबर, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताए क्लास 10 भूगोल का अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप लोग चैप्टर नंबर 2 कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।